कोविड के बाद हार्ट के पेशेंट्स डेफिनेटली बढ़े हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स डू नॉट सर्वाइव बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन इट इज सडन कार्डियक इस पर अरेस्ट. सीपीआर भी काम नहीं करता? सीपीआर ही तो काम करता है, लोगों को पता नहीं है कि सीपीआर कब शुरू करना है. वहाँ वीडियो बना रहे होते हैं फ़ोन पे. तो आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है चक दे इंडिया? exactly. 70 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ सिर्फ 6 मिनट है तुम्हारे पास टू सेव अ लाइफ, टू लेट दैट पर्सन ब्रीथ अगेन. अच्छा, दिल टूटता भी है कभी क्या? यस, प्यार में दिल टूटता है. इट इज़ नोन एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी. कवर 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स. दैट इज़ गुड फॉर कार्डियक हेल्थ. हार्ट अटैक के हमेशा ना सिग्नल्स आते हैं और सिम्टम्स होते हैं. आपने अगर घर बनाया अपना, आप घर में 2 सिस्टम लगाते हो, एक पानी का सिस्टम, एक बिजली का सिस्टम. Exactly. इसी तरह हार्ट में भी 2 सिस्टम होते हैं. पानी का सिस्टम मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, बिजली का सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. और अगर बिजली का लोचा होता है, बिजली में शॉर्ट तो लोग आपके सर्किटिंग पास होती आते है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास है. बच्चों में खास तौर पर देखा जाता है या सुनने में आता है कि भाई इसके दिल में छेद है. जब मदर कैरी कर रही है बच्चे को, तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. इन अदर वर्ड्स, हार्ट में होल. हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूं. मेरा नाम तुषार कौशिक है और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट. आज के पॉडकास्ट को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. बल्कि इसे मैं तो कहूंगा कि आप अकेले मत देखिएगा, पूरी फैमिली के साथ देखिएगा. क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की खुशियां बनी रहें तो अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. मैं आपके दिल के जज्बातों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके दिल की सेहत की बात कर रहा हूं. आज के पॉडकास्ट में मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर वनीता अरोड़ा से, जो कि एक दिल की डॉक्टर है. आम भाषा में बात करूं, वैसे अगर बात करूं तो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी हैं. अब ये होता क्या है, देखिए, आपकी दिल के अंदर, जितना मैं समझ पाया, दिल के अंदर एक तो ब्लड का सप्लाई का खेल होता है, दूसरा एक बिजली का लोचा भी होता है. अब ये बिजली का लोचा होता क्या है, ये आपको आज के पॉडकास्ट में पता लगेगा, जो मुझे भी पता लगा. बहुत सारी बातें हमने की हैं आज के पॉडकास्ट में कि आपके दिल की सेहत को कैसे अच्छा बनाकर रखा जाए, आपका दिल काम कैसे करता है, आपका दिल जो है वो कब खराब होना शुरू होता है, और आपको कैसे पता लगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट, जो आजकल सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे यंग एक्टर्स ऐसे थे, सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर फिल्म डायरेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक तक, जिनकी सडन हार्ट फेलियर से डेथ हो गई. और हम सबके मन में सवाल ये उठा कि इतने हेल्दी दिखने वाला इंसान, सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान, उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, वो भी सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट. बहुत सुनते हैं हम. आपने सिंगर के का नाम सुना होगा, वो अच्छा खासा शो करके आते हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या वर्कआउट करना, जिम जाना सेफ है, या वर्कआउट और जिम भी आपकी दिल की सेहत बिगाड़ सकता है? बिल्कुल, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, और साथ ही साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स, जो आपको लगता है ठीक है बट वो भी गलत हो सकती है. तो आज इन सारी बातों पर बात करेंगे. मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसे अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ बैठकर आप देखिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली की खुशियां, आपकी खुशियां आपके दिल की सेहत से जुड़ी हुई. चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को. हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू तुषार फॉर हैविंग मी हियर. आई एम डूइंग गुड. नहीं, आपको बुलाना जरूरी भी था, क्योंकि आजकल जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं, उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि हमारे दिल का लोचा होता क्या है. बेसिकली क्या है, दिल टूटता भी है, दिल में बहुत कुछ होता भी है, लेकिन दिल वैसा होता नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं. तो दिल जैसा होता है वैसा आप आज हमारे पॉडकास्ट में बताइएगा. बेसिकली एक मैं डेटा देख रहा था, जिस डेटा को देखने के बाद मेरा मन हुआ कि चलो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात की जाए जो दिल को अच्छे से समझते हों. बेसिकली एक डेटा मैंने देखा, उस डेटा में ये था कि 2019 से 2020 के बीच में जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स हुए हेल्थ वाइज, उसमें हार्ट के केसेस बढ़े 9 से लेकर 12% तक 19 to 20 में. और इसके बाद 2023 से 2024 के बीच का डेटा यह कहता है कि 18 से 20% केसेस इंक्रीज हुए हैं हार्ट अटैक के या फिर हार्ट डिसीजेस के, जिसका क्लेम हेल्थ वाइज लिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया गया. क्या आप ये मानते हैं कि कोविड के बाद से ऐसे केसेस तेजी से आना शुरू हुए हैं और हार्ट फेलियर के या हार्ट अटैक के या हार्ट डिसीजेस के मामले आपके पास ज्यादा आने लगे? तुषार, कोविड के बाद हार्ट के पेशेंट्स डेफिनेटली बढ़े हैं. कोविड में क्या हुआ कि हमने व्हेन वी वर डीलिंग विद कोविड, हम लर्न कर रहे थे, क्योंकि हम में से किसी को कुछ नहीं पता था कि कोविड होता क्या है.
with every passing day we were learning something new and we were concentrating, हम ज़्यादा concentrate कर रहे थे respiratory problems पे because वो saturation low कर रहा था और lungs को infect कर रहा था. उसके ऊपर फोकस करते करते कभी भी हमने कार्डियोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया कि हार्ट में क्या हो रहा है. सो पोस्ट कोविड हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं विद हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक क्लॉट्स, लाइक हार्ट अटैक्स, like sudden cardiac arrest in young people. You must be seeing so many news coming up कि 30 से कम के एज के लोग एकदम से sudden cardiac arrest से जा रहे हैं. And patients are coming with heartbeat problems. Heartbeat variation से heartbeat fast हो रही है, heartbeat slow हो रही है, एक्स्ट्रा बीट्स आ रही हैं. मैं कार्डियक MRI कराती हूँ उन पेशेंट्स का, वहाँ पे स्कार निकलते हैं, विच मीन्स दैट द वायरस हैज़ इन्फेक्टेड द हार्ट मसल. इट हैज़ कॉल्ड मायोकार्डाइटिस. इट हैज़ कॉज्ड मायोकार्डाइटिस एंड विच इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल. और उसकी जब रिजोल्यूशन हुई है तो वहाँ स्कार बने हैं जो कि एक्स्ट्रा बीट्स दे रहे हैं, जो एक्टॉपिक्स दे रहे हैं, और वो उससे हार्ट बीट लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट से बढ़ जाती है, विच कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट. नाउ इसके साथ साथ ये हो रहा है कि अवेयरनेस ज़रूर बढ़ गई है. हेल्थ की अवेयरनेस, कार्डियक डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. वी हैव मोर पीपल कमिंग फॉर हेल्थ चेकअप्स नाउ. एंड यंगस्टर्स कमिंग अप एंड टेलिंग द प्रॉब्लम्स कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा हेल्थ चेकअप कर दीजिए, पूरा हेड टू टो तक चेकअप कर दीजिए. अब इसके साथ ये होता है कि यंगस्टर्स में अवेयरनेस जब हेल्थ की आई है ना, तो हमारा होता है कि चलो जिम, लेट्स गो टू द जिम. ठीक है. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा. वाई आई से इज, आई एम नॉट सेइंग एक्सरसाइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. यू शुड हैव इट इन योर डेली एक्टिविटीज़. बट द टाइप ऑफ एक्सरसाइज वी आर वेंचरिंग इन टू, कि हम सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, 8, 9, 10 की स्पीड पे भगाते हैं, फटाफट से चलते हैं. वी हैव नॉट हैड अ कार्डियोलॉजिक और अ फिजिशियंस क्लियरेंस बिफोर डूइंग इट. We have not exercised for years and we are starting to do aggressive exercise immediately. And then gym people, they offer certain pre-workouts, certain whey proteins, certain products they give you कि आपको fatigue ना हो, आप चलते रहिए. Sometimes they give you some powders to sniff, sometimes they give you some injections. Those are catastrophic for the heart. Please do not take these. This is my very special request to everybody. Do not go in for gym products. Go in for natural proteins. खाने पीने में आप अपना proteins increase करिए, ये मत करिए. और अगर आपको exercise करनी है, aggressive exercise शुरू करने से पहले, please see a cardiologist or a physician so that they can put you on a treadmill and see how your response is going to be. इसमें basically ये होता है कि जो अगर तो मायोकार्डाइटिस हुआ है, तो वो जो स्कार बना है उससे एक्स्ट्रा बीट्स निकल के एकदम से फास्ट हार्ट बीट कर देते हैं, विच कॉजेज सडन कार्डियक अरेस्ट. सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स डू नॉट सर्वाइव बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन इट इज सडन कार्डियक अरेस्ट. CPR भी काम नहीं करता? CPR ही तो काम करता है. लोगों को पता नहीं है कि CPR कब शुरू करना है. वहाँ वीडियो बना रहे होते हैं फ़ोन पे, लेकिन CPR नहीं शुरू करते लोग. कितनी बारी देख चुके हैं ये चीज़ें. एंड इट इज़ सो डिस्गस्टिंग, यू नो. आई वुड से इट इज़ डिप्रेसिंग कि आपको CPR करना भी आता है, लेकिन आप वीडियो खींच रहे हो उस इंसान का जो कोलैप्स होके गिर गया है. आप उसकी शुरू करिए, CPR शुरू करिए, CPR सीखिए. हम तो सिखाने को तैयार हैं. वी आर डूइंग एन अवेयरनेस कैंपेन. सो वंस अ ईयर हम पूरा 1 महीना अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, जिसमें हम CPR सिखाने का करते हैं. आते ही नहीं लोग सीखने के लिए. यू नो, अंदर से भी आना चाहिए ना कि हम सीखना चाहते हैं. एक सबकी ड्यूटी है. एग्जैक्टली. लाइफ बचाना कितना इंपॉर्टेंट काम है. हम लोग डॉक्टर्स बनते क्यों हैं? लाइफ बचाने के लिए. सो वी गेट दैट फीलिंग सो मेनी टाइम्स दैट यू नो इट्स सो गुड टू सेव अ लाइफ. वी फील थ्रिल्ड. इतना एक्सटेसिज्म होता है हमारे को, इतना थ्रिल होता है व्हेन वी सेव अ लाइफ. सो आप इमेजिन करिए कि कोई आपके सामने कोलैप्स हो गया है और आपने उसकी लाइफ बचाई. एग्जैक्टली. राइट. सो कितने खुश होंगे आप अंदर से कि आपने इतना अच्छा काम किया. उसकी फैमिली जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहेगी. एब्सोल्युटली. एग्जैक्टली. वो इंसान और आप खुद को भी एक अच्छा फील कराएंगे कि मैंने किसी की जिंदगी बचाई. और जिंदगी तो देना भगवान का काम है, लेकिन हम बचाने का काम तो कर सकते हैं ना. वो तो है ही है. सो CPR सीखना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न CPR, क्योंकि जब ये सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, it gives you 6 minutes to save the brain. Brain is the most important organ of the body in functionality. So within 6 minutes, अगर आपने sudden cardiac arrest को avert नहीं किया, तो brain dead हो जाएगा. Then even if you save that person, it's going to be a vegetable life.
सो आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है चक दे इंडिया? Yeah, exactly. 70 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ सिर्फ 6 मिनट है तुम्हारे पास टू सेव अ लाइफ, टू लेट दैट पर्सन ब्रीथ अगेन एंड हैव अ हेल्दी लाइफ. सो वो CPR शुरू करना बहुत ज़रूरी है. सडन कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है ये समझना ज़रूरी है, तब शायद लोग जान पाएं Exactly. कि CPR की इंपॉर्टेंस क्यों है. सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की जो रिदम है, हार्ट बीट्स, हार्ट इज़ अ मसल, इट कीप्स ऑन बीटिंग, इट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, उसका लोचा हो जाता है. इट्स द लोचा ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ये मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, डॉक्टर प्रवीण सोडी, वो बोलती हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी के लोचे के डॉक्टर हो तुम. तो वो लोचा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किटिंग जैसे होती है ना, स्पार्क्स निकलते हैं, इसी तरह हार्ट में स्पार्क्स निकलते हैं. एंड हार्ट स्टार्ट्स टू बीट एट 300-400 बीट्स पर मिनट, विच मीन्स इट इज़ नॉट कंट्रैक्टिंग, इट इज़ स्क्वेयरिंग, इट्स डूइंग लाइक दिस. सो ब्लड प्रेशर फॉल होता है. ब्लड प्रेशर फॉल होता है, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होता है ब्रेन. सो वंस द ब्लड प्रेशर फॉल्स यू फॉल डाउन विद सिनकपी. सो उस टाइम पे अगर आप विद इन फर्स्ट 6 मिनट CPR शुरू करें, उस इंसान का बेहोश होना चाहिए, उसकी पल्स नहीं होनी चाहिए, उसकी रेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, तो आप CPR शुरू करें एंड यू कैन सेव अ लाइफ. अगर कोई इंसान बेहोश हो गया, हमें पता नहीं कि उसको हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, बट वो बेहोश हो गया, तब भी हम CPR दें? देखिए, हार्ट अटैक में मैं जानना चाहता हूँ कोई साइड इफेक्ट भी है क्या CPR का? एनी फॉर्म ऑफ CPR इज बेटर देन नो CPR. ओके. You can never harm a person more than he's already harmed. And this is a good Samaritan law which protects us. If you are trying to save a life, there is a good Samaritan law. Okay. And it protects us legally also कि CPR शुरू करना गलत चीज़ नहीं है. Okay. Right? दूसरी बात, 95% survive heart attack. 95% of patients will survive. They will not die of heart attack. They will have chest pain, breathlessness, sweating, real severe pain in the chest, and ऐसे करके बैठे होंगे इस तरह से, बेहोश नहीं होंगे. 95% patients. And 95% patients die of sudden cardiac arrest. Only less than 5% survive of sudden cardiac arrest. So ये difference है दोनों में. उसमें बेहोशी आती है, इसमें chest pain, breathlessness, sweating. बेहोशी इसमें अगर आएगी भी तो बहुत लेट आती है. उससे पहले ये सारे सिम्टम्स आते हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट का पहला सिम्टम ही बेहोशी होता है. ओके. सो दैट इज व्हाई बोथ द थिंग्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. अगर कोई बेहोश होके गिरा हुआ है, आप उसको उसके पास जाएं, जोर से उसको पैट करके बोलें आर यू ओके, क्या नाम है आपका, आर यू ओके, इस तरह से बात करेंगे. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो लुक फॉर द पल्स विथ 2 फिंगर्स, जस्ट गो अराउंड द नेप ऑफ द नेक. ये एंगल है आपका, जॉ का एंगल है, यहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है. दैट इज द लास्ट टू गो, सो यू हैव टू फील द पल्स. इफ यू डू नॉट फील द पल्स, राइट, तो आपको उसकी यहाँ पे इन्हीं 2 फिंगर्स से नाक के नीचे रख के देखना है वेदर ही इज रेस्पायरिंग और नॉट. इफ बोथ द थिंग्स आर मिसिंग, स्टार्ट द CPR. ओके. Start the CPR. It is any form of CPR I told you is better than no CPR, and you can save a life. अगर पल्स चल रही है, उसको सांस आ रही है, फिर CPR नहीं शुरू करना. फिर उसकी टांगे उठा दीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हुआ है इसलिए वो बेहोश होके गिरे हैं. लेकिन पल्स अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, कॉल फॉर हेल्प, टांगे उठा दीजिए, उनका ब्लड प्रेशर बेटर आ जाएगा, वो होश में आ जाएंगे. फिर पैर उठाने का मतलब ये है कि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई तेज हो जाए. करेक्ट. इसलिए उनको जो बेहोशी है वो चली जाएगी. यस. अच्छा, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि वर्कआउट वाली बात आपने की, आपने जिम वाली बात की. एक डेटा और है, NCRP की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, 2018 से 2020 के बीच में जो हार्ट अटैक या हार्ट की वजह से जिनकी डेथ हुई है, 40% केसेस बढ़े हैं. ज़्यादातर जिम जाने वाले लोगों का जो एज ग्रुप है वो भी 30 के नीचे वाला ही होता है, जो एक एग्रेसिवली जिम जाते हैं कि बॉडी बनानी है, मसल बनाने हैं, ठीक है, डोले शोले बनाने हैं. तो क्या ये एक वजह है कि नहीं पता कि जिम किसको जाना है? सबको जाना चाहिए, बट कितनी एग्रेसिव और कितनी आपको मॉड्यूलेशन में आपको जिम करनी है ये नहीं पता. एग्जैक्टली, उनको पता ही नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे सपोज मैंने अगर 4-5 साल से कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया, आई बीन अ काउच पोटैटो, राइट. टुडे इफ आई गो ऑन अ ट्रेडमिल, आई एम एट अ रिस्क, आई एम एट अ वेरी हाई रिस्क, बिकॉज एकदम से मैं एग्रेसिव एक्टिविटी शुरू कर दूंगी, मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी. सो इट इज़ बेस्ट टू टेक अ मेडिकल कंसल्ट फर्स्ट.
मेडिकल कंसल्ट लीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाइए, उनसे क्लियरेंस ले लीजिए कि हाँ ओके नाउ यू आर फिट इनफ टू टेक जिम, और इस तरह से आप जिमिंग का करिए. जैसे हम लोग अगर इफ़ एनी पेशेंट कम्स टू मी एंड आस्क फॉर कि हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए एक्सरसाइज का, आई जनरली टेल देम दैट स्टार्ट वॉकिंग. आप वॉक करना शुरू करिए, कवर 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स. दैट इज गुड फॉर कार्डियक हेल्थ. मंत्रा है. अब आप 4 किलोमीटर 40 मिनट्स में आज तो नहीं कर सकते ना, आपने अगर किया नहीं एक्सरसाइज. आप धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स में अपना ये एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बिल्टअप करेंगे. एक बार ही आपने ये बिल्टअप कर लिया, योर टारगेट शुड बी 40 मिनट्स 4 किलोमीटर्स. सपोज यू वांट टू लूज वेट. Okay, this will not make you lose weight. If you want to lose weight, you increase your speed. That means you cover 4 kilometers in 30 minutes. Okay. That will start to give you such a aggressive exercise हो But जाएगी. it gradually होना चाहिए कि पहले 40 minutes फिर 30 minutes. फिर 30 minutes. It should be very gradual. And my suggestion to everybody is start putting exercise in your normal protocol, day-to-day activities. We all are working nowadays, professionals हैं सारे, right? तो उसमें आप क्या करिए, लिफ्ट छोड़ दीजिए, सीढ़ियों से जाइए ऊपर नीचे, राइट? अगर आपको बीच में लंच टाइम मिलता है, लंच करके आप जाइए, बाहर पार्किंग प्लेस है या बाहर कोई गार्डन है, वहाँ पे 2 चक्कर काट के आ जाइए. मैं तो हॉस्पिटल में भी यही करती हूँ. आई डू दिस ओनली. If I get 10 minutes between 2 patients, I just go out. हमारा पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है, मैं वहाँ एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ. बिकॉज स्पेसिफिक टाइम निकालना एक्सरसाइज के लिए हमारे इतने बिजी शेड्यूल में बहुत मुश्किल हो गया है. और नहीं तो you have to, what you have to do is add some ऐसी activities in your day-to-day work which give you happiness and give you exercise. Like we started doing Zumba. We doctors, female doctors in Apollo Hospital, we started doing Zumba. सो अब जैसे हम 20 लोग जुम्बा कर रहे हैं, तो 20 एवरी डे एक टाइम पे फ्री नहीं हो सकते. सो वी कीप 2 स्लॉट्स इन द डे. 15-20 मिनट के लिए हम मिलते हैं, जुम्बा करते हैं, अपने अपने काम पे निकल जाते हैं. सो एंड इट इज़ फन, इट इज़ फन बिकॉज वी गेट हैप्पीनेस, वी इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड वी डू एक्सरसाइज. तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स करने चाहिए, आई थिंक हमें ऐड करने चाहिए. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के मैंने देखा है, आर फूड हैबिट. एग्जैक्टली. तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू आवर स्कूल डेज, जब मम्मी टिफिन पैक करके देती थी ना हमारे को, वो चले जाना चाहिए. एनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम होम इज बेटर देन एनी जंक दैट वी ईट एट आवर वर्किंग प्लेस. फूड फॉर हार्ट, मैं इस पर आपसे एक सेकंड सेगमेंट में बात करूंगा इस पॉडकास्ट के. एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ. अभी आप जब जिक्र कर रहे थे, अच्छा भला इंसान आपके सामने होता है, आपको पता नहीं होता कि आज की रात, कल की सुबह या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आएगा, वो नहीं रहेगा. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी लास्ट मंथ एक गेस्ट मेरे पास आए थे पॉडकास्ट के लिए. अच्छे खासे उनसे मैंने पॉडकास्ट किया है, और 3 दिन बाद उनके साथ जो आए थे वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया. मतलब उनका पॉडकास्ट भी तब रिलीज हुआ जब वो उनकी डेथ हो चुकी थी. ओह माय गॉड. तो हमारे सामने कोई बैठा है और हमें पता भी नहीं होता कि उसको हार्ट अटैक की, हार्ट की सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन हार्ट फेलियर हो सकता है. एक आम आदमी को मैं कोई भी देखकर, या फिर एक आम इंसान जैसे मैं अपने लिए अगर मैं बात करूं, कैसे हम पता कराएं कि हमारा हार्ट स्वस्थ है या हमारा जो हार्ट है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं जाने वाला बहुत जल्द? कोई ऐसे सिंबल्स होते हैं? तुषार, एक तो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, हमेशा ना सिग्नल्स आते हैं और सिम्टम्स होते हैं विच वी इग्नोर. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ चेस्ट पेन, ठीक है, और उसको हम एसिडिटी ट्रीट करते हैं. हम जनरली सोचते हैं अरे ये तो बर्पिंग हो रही, कल मैंने वो साग खा लिया था, परसों मैंने पकौड़े खा लिए थे, शायद उस वजह से हुआ होगा. वी कीप अवॉइडिंग. आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली गिविंग अस सिग्नल्स. लाइक जिस एक्टिविटी में आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होते हो, सपोज आप यहाँ से 2 महले चढ़ के ऊपर तक जाते थे, कल तक आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होते थे, लेकिन आज आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो. यू विल से अरे यार मैंने बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फटीग. नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज योर बॉडी टेलिंग यू that something is not going right with your heart. Okay. Suppose आप एक माला से सीढ़ियाँ चढ़ के आपको पसीना आ गया, अरे यार मौसम चेंज हो रहा है, ये पसीना ऐसे लिए आ गया मेरे को. We always keep on avoiding the symptoms which are coming. And females में तो symptoms होते ही atypical है for heart disease. It will not come, the chest pain will not come like pain in the chest. It will come as heaviness over the shoulders.
राइट, इट विल बी जॉ पेन, उनके एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, या अच्छा, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं. सो दिस इज देयर. एंड इसके अलावा you have to understand, we are the diabetic capital of the world. India is the diabetic capital of the world. We are getting so many young diabetics. 23-25 साल की उम्र के डायबिटीज आ रहे हैं, मेल्स एंड फीमेल्स. मैंने बच्चों में देखे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनमें कुछ समय के बाद डायबिटीज डायग्नोज हो रही है. टाइप 1 डायबिटीज होती है वो. दिस इज टाइप 2 डायबिटीज विच कम्स, इतने यंग लोगों में आ रही है. पहले हमने कभी नहीं देखा था, अब आज से 15 साल पहले वी यूज्ड टू सी डायबिटीज after 50 years of age or something like that. Now it is coming at 25, and it is lot to do with our eating habits and our exercise also. But genetics से हम दूर कैसे जाएंगे? Coronary artery disease का सबसे main factor is diabetes, and coronary artery disease is prevalent in males, especially Indian males. Okay. कैसे आप करोगे, दूर नहीं रह सकते हो ना उससे, ये तो है ही है. एंड प्लस इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच मीन्स इफ स्पेशली अ यंग पर्सन इन योर फैमिली, फर्स्ट फैमिली, फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स अंकल्स आंट्स, फर्स्ट फैमिली, अगर उनमें यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो यू कांट, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक होता है बिकॉज खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है. ओके, ठीक है. खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज अगर होती है, उसमें जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, दे आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. वो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं. ठीक है. इनमें ब्लॉकेज आती है जब, तो हार्ट अटैक होता है. ओके, ठीक है. आपने अगर घर बनाया अपना, आप घर में 2 सिस्टम लगाते हो, एक पानी का सिस्टम, एक बिजली का सिस्टम. एग्जैक्टली. इसी तरह हार्ट में भी 2 सिस्टम होते हैं. पानी का सिस्टम मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, बिजली का सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पे. जब खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है जिससे हार्ट अटैक होता है, तो आप प्लम्बर को बुलाते हो ना, पानी की नलकियाँ में अगर ब्लॉकेज आती है तो वो प्लम्बर आर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, जो उस ब्लॉकेज को खोल के वहाँ स्टेंट डालते हैं. ओके, दे आर द प्लम्बर्स. एंजियोप्लास्टी और एंजियोप्लास्टी करते हैं जो, राइट. और अगर बिजली का लोचा होता है, बिजली में शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास है. वी आर द इलेक्ट्रिशियंस ऑफ द हार्ट. तो आप क्या करते हैं उसमें, बिजली कैसे बनती है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसे मैकेनिज्म क्या होता है उसका? एब्सोल्युटली. बिजली में ये होता है, बेसिकली बिजली स्लो हो सकती है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है. बिजली आती कहाँ से? ऑटो जेनरेट होती है फ्रॉम अ साइनस नोड. एवरी हार्ट हैज अ साइनस नोड. वहाँ से जेनरेट होती है. इट इज़ एन ऑटो जेनरेशन सिस्टम. देन आगे प्रोपोगेट होती है, वो नर्व कंडक्शंस होती हैं, पूरी नर्व का ये ना नेटवर्क है. आपने कभी साईफाई मूवी देखी है ना, जिसमें नेटवर्किंग दिखाते हैं पूरा, इसी तरह से भगवान ने हमारे हार्ट में इस तरह की नेटवर्किंग की हुई है, जिससे बिजली की तारें होती हैं और बिजली की सप्लाई होती है. बिल्कुल सेम होता है नेटवर्क. आप कभी आइए लैब में, हम आपको दिखाएंगे. अच्छा, मतलब वो बिजली जो होती है वो एक तरीके से मैं मान लूं कि हार्ट को पंप करने में हेल्प करती होगी, आई थिंक. ऑफ कोर्स, दैट पंपिंग, जिससे कि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में आ जा सके. एब्सोल्युटली. तो हार्ट बीट स्लो हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है. अगर हार्ट बीट स्लो होती है तो हम पेसमेकर लगाते हैं, क्योंकि घर की बिजली चली जाए तो या इन्वर्टर लगाएंगे या जनरेटर लगाएंगे. तो इसी तरह हार्ट का जो इन्वर्टर या जनरेटर होता है वो पेसमेकर होता है. तो हम पेसमेकर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं. और अगर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो वो देखना पड़ता है कि क्यों फास्ट हो रही है. अगर ऊपर के चेम्बर से फास्ट हो रही होती है तो हार्ट में एक्स्ट्रा वायर होती है जिसका हम फिक्स करते हैं, उसका लेज़र करते हैं, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन बोलते हैं. और उसको फॉर लाइफ हम फिक्स कर देते हैं. या अगर लोअर चेम्बर से हार्ट फेलियर में चला गया है, उसके से हार्ट बीट हो रही है, तो हम डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम ICD बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो जैसे ही ये हार्ट बीट फास्ट होती है, हम एक बिजली का झटका देके उसको नॉर्मलाइज करता है. और यहाँ अगर हार्ट फेलियर में जाता है तब भी हम डिवाइसेस लगाते हैं ताकि हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो सके और पेशेंट की सिम्टम्स बेटर हो सके. सो ये सारा बिजली का लोचा है यहाँ पे जो हार्ट का. अच्छा, हम लोगों को लगता था कि हार्ट के अंदर से ब्लड आता है, ब्लड जाता है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है. इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, उसको बनाए रखने के लिए नेटवर्किंग बहुत कुछ होता है. अभी आपने ब्लॉकेजेस की मैं बात की थी, तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा. बच्चों में खास तौर पर देखा जाता है या सुनने में आता है कि भाई इसके दिल में छेद है. जी. ये दिल में छेद क्या होता है, मतलब प्रॉपर एक क्या होल होता है हार्ट के अंदर, ही क्या होता है? See, this is something known as congenital heart disease. That means birth पे डिफेक्ट्स हो गए.
ओके अगर एंटीनेटल चेकअप ठीक से ना हो मदर का अच्छा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी during the pregnancy time when she is pregnant with the child, she needs an antenatal checkup, because sometimes certain kind of infections or viral infections or genetic modifications can give this kind of a problem in the mother कि वो बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती. ओके ठीक है. उसमें क्या होता है कि हार्ट, जैसे बॉडी के सारे पार्ट्स बनते हैं, इसी तरह हार्ट की भी डेवलपमेंट होती है. लेकिन हार्ट की डेवलपमेंट में ये होता है कि जब हार्ट के चेम्बर्स बन रहे होते हैं, जब हार्ट के चेम्बर्स में डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे कंजेनिटल डिफेक्ट्स कैन अकर. ओके In case there are some kind of infections or some kind of hereditary problems getting into the way, right? हमारे हार्ट में जो सिस्टम होते हैं 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऊपर के 2 नीचे के, ओके राइट? जो राइट साइड के चेम्बर होते हैं दोनों, वो गंदा ब्लड लंग्स में भेजते हैं ताकि ऑक्सीजनेट हो सके. ओके जो लेफ्ट साइड के चेम्बर होते हैं 2, वो साफ ब्लड, लंग्स से साफ हुआ ब्लड उनके अंदर जाता है और फिर वो सारी बॉडी को सप्लाई करते हैं बाय अ वेरी बिग आर्टरी नोन एज एयोटा. अच्छा इसी को हम कहते हैं जो धक धक होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है जी. Okay. जो धक धक होता है दैट इज द हार्ट बीट, और हार्ट बीट की वजह से ये कोऑर्डिनेशन अपर और लोअर चेम्बर की रहती है. ओके ठीक है. और अब अगर राइट साइड पे गंदा ब्लड है और लेफ्ट साइड पे साफ ब्लड है, you cannot have the mixing of that. Exactly. right? हाँ. You have to खराब have हो जाएगा. separate rooms for that, right? उन rooms को जो होता है वो सेप्टम बोलते हैं. ओके जो सेपरेट कर रहा है, जो सेपरेट कर रहा है दोनों रूम्स को. ओके तो राइट लोअर चेम्बर को, लेफ्ट लोअर चेम्बर को जो सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके और जो राइट अपर चेम्बर को और राइट लेफ्ट अपर चेम्बर को सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम. अगर ये सेप्टम्स पूरे बन नहीं पाते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ द मदर, जब मदर कैरी कर रही है बच्चे को, तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. इन अदर वर्ड्स हार्ट में होल. ओके ये होता है दिल में छेद. दिल में छेद. अच्छा दिल टूटता भी है कभी क्या? यस. प्यार में अक्सर लोगों का टूट जाता है. प्यार में दिल का प्यार में दिल टूटता है. इट इज नोन एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. इट इज अ ट्रू ये सच में होता है? मुझे लगा था कि ये मैं एक जस्ट फॉर द फन कर रहा हूँ. ये नहीं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज अ नोन एंटिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी. ओके डिफिकल्ट वर्ड. इट्स अ जापानीज वर्ड. ओके व्हाई इट इज अ जापानीज वर्ड वी हैव टेकन इज बिकॉज हार्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है. इट बिकम्स लाइक एन अर्न. इट हैज़ अ नैरो नेक एंड फूल जाता है वो बिल्कुल. सो इट रिजेंबल्स अ जापानीज अर्न. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी. बट इन अदर वर्ड्स ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, which may be either physical stress, mental stress, stress of a surgery, stress of septicemia. मतलब इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, बहुत इतना सिवियर हुआ है कि वो हार्ट के ऊपर लोड करके उसकी शेप को चेंज कर देता है. एंड इट इज नोन एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. ओके मतलब दिल सच में टूटता है. दिल किसी सच का में टूटता है. अगली बार सीरियस लिया जाए. यस. ओके सो अब मैं थोड़ा सा ब्लॉकेज पे आता हूँ. आपने अभी बीच में ब्लॉकेज का जिक्र किया था. ब्लॉकेज कैसे होता है? क्योंकि एक आम आदमी जब ये ब्लॉकेज की बात करता है तो उसे लगता है कि मैंने शायद ज़्यादा फैटी खा लिया, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है. तो क्या सिर्फ यही रीज़न है? द इनटेक ऑफ फैट्स, increased cholesterol in the food okay is a very big factor for formation of blockages. क्योंकि वो क्या होता है, देखिए हमारी जो हार्ट की नसें होती हैं ना, जो कोरोनरी आर्टरीज के बारे में हमने बात किया, उनकी नसों की इनर लाइनिंग होती है. वो लाइनिंग में ब्रीच आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डिपॉजिट्स. और जब वो ब्रीच आती है तो उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं प्लेटलेट्स और वो क्लॉट बना देते हैं. ठीक है. एक जैसे अगर सपोज आपको चोट लगी, आपकी स्किन में ब्रीच आती है, वो ब्रीच आती है तो आप देखते हैं वहाँ स्कार फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है. वही सेम आपकी कोरोनरी आर्टरीज में तकरीबन सेम हो रहा है. एब्सोल्युटली. और बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होता है. लेकिन इसके और भी कारण होते हैं. हमने ये देखा है कि कई लोगों में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक होता है लेकिन फिर भी उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है. और उसमें जो फैक्टर होता है वो फैक्टर्स और भी होते हैं. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, पोल्यूशन.
Stress is the biggest factor for coronary artery और disease. स्ट्रेस तो आजकल सबकी लाइफ में है सबकी लाइफ में और इसको तो कोई बुरा भी नहीं मानता। स्ट्रेस को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट तुषार। कैसे मैंने बेसिकली मुझे लगता है स्ट्रेस फिजिकल हो, भाई सुबह उठकर ऑफिस जाना है, लौट कर आना है, सब थकान रहती है, स्ट्रेस रहता है। मेंटल हो गई होगा, आज की जो लाइफ स्टाइल हम लोग हैं, इमोशनल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा ओवरलोड है हम सबके ऊपर। तो स्ट्रेस से बचना तो पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट की आपने बात की, वो कैसे किया जाए? देखिए, जब व्हेन यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, यू हैव टू एंड्योर इट, एग्जैक्टली right? So what is important is how you react to the stress, because all of us are having stress. Now how do you manage it? How do you react to it? First, reactions अपनी कंट्रोल रखनी चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए, एंड माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू हैव अ मी टाइम in your 24 hours. Okay. It makes a gross difference in your lifestyle. If you can take out about 40 minutes of your time which you want to spend with yourself, अगर आप 40 मिनट 24 घंटे में से निकाल लोगे, you will see how your life changes. It is, and you have to do on those 40 minutes, you have to do what you like to do. Okay. जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको रिलैक्सेशन देता हो. आपको वॉक पे जाना अच्छा लगता है, 40 मिनट के लिए वॉक पे चले जाइए, और किसी से बात मत करिए, अपने ईयरपॉड्स लगाइए, गाने सुनते हुए जाइए. आपको अच्छा लगता है कि कमरे में बैठ के मैं किताब पढ़ूंगा, वो किताब पढ़िए. 40 मिनट्स के लिए किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए. स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ एंड यू विल सी व्हाट द डिफरेंस इट मेक्स इन योर लाइफ. योर स्ट्रेस लेवल्स गो डाउन ड्रामेटिकली because your reactions will go down and you will know what relaxation makes like. See, आपने अपने साथ पूरी लाइफ गुजारनी है. Exactly. Nobody else is going to spend so much time with you as you are going to spend with yourself. So start loving yourself. Start spending time with yourself. If you don't love yourself, why will anybody else love you? और खासकर ये बात मुझे लगता है जो हमारे इंडिया में फीमेल्स हैं, पूरे दिन उनका सुबह से लेकर रात तक या तो ऑफिस में, घर में सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए जाता है. उन लोगों को मी टाइम जरूर निकालना चाहिए. सबको निकालना चाहिए, आपको भी निकालना चाहिए. फिर भी चलिए, आपका इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, आपको भी निकालना चाहिए. 40 मिनट्स एवरी डे. 40 minutes every day. Spend with yourself. Do what you feel like doing. You want to meditate? Go 40 minutes रूम बंद करके अपना मेडिटेशन करो. आपको 40 मिनट्स के लिए जोक्स पढ़ने हैं, जोक्स पढ़िए. किताब पढ़नी, किताब भी करिए जो आप चाहते हैं. म्यूजिक आप जो सुनना चाहते हैं. लाइक आई एम अ वेरी म्यूजिक फॉन्ड पर्सन, really fond of music. So I just spend my time with myself. Or you want to dance, just dance. कमरा बंद करो, अकेले गाने लगाओ, डांस करो. You will see the difference what it makes to you. और ये सब अगर आप कर रहे हैं तो आप हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जो आजकल देख रहे हैं हम लगातार, उससे बच सकते हैं. कभी कभी हम सोचते भी नहीं है कि छोटी छोटी चीजें जो हम लाइफ में कर सकते हैं या कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर आता है. एब्सोल्युटली. आपने भी ब्लॉकेज की बात की, आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की. कुछ जब हम अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं और हार्ट चेक कराते हैं, उसमें बहुत सारी LDL, HDL, सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पे मैं आपसे स्पेशली बात करूंगा. ये सब क्या फैट के फॉर्म्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म्स हैं? इसमें कौन सा अच्छा? कहते हैं कुछ गुड फैट्स होते हैं, कुछ बैड फैट्स होते हैं. ये क्या डिफरेंस है? So cholesterol has been further divided into what type of cholesterol is going to affect our heart badly and in a good way. Okay. ठीक है. There is a good cholesterol also. HDL is your good cholesterol. Okay. So HDL levels should be high. More than 40 should be the HDL level. ठीक है. LDL cholesterol is the worst kind of cholesterol. It's a very bad cholesterol. और हमारी जो more and more studies हो रही हैं, पहले हम कहते थे कि less than 100 is good. ठीक है, LDL cholesterol. Now with patients who have coronary, जिनको already diagnose हो चुकी है ये disease, coronary artery disease, उसमें तो हम even 50 से भी कम लेके आते हैं. मतलब जो studies हैं, they are pointing towards कि ये वाला cholesterol is a havoc in the in formation of blockages in the heart. Right? Now comes the role of triglycerides. Triglycerides जो हैं, they are more affected by the type of खाना that we eat. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल अंदर बॉडी में भी बनता है. See, some amount of cholesterol is made in the body, inbuilt होता है. कुछ होता है हमारे खाने से अंदर जाता है. Right? तो triglycerides जो हैं, they are affected by the type of food that we eat. If you are eating sugars, if you are eating fried food, you are increasing your triglyceride levels. ठीक है.
स्वीट्स में स्पेशली इंडियन स्वीट्स लाइक अमृति, जलेबी, gulab jamun, these kind of sweets, they increase the triglycerides to a very high extent. And then of course if you are eating fried food, ठीक है, oil intake अगर आपका ज़्यादा है तो triglycerides they go on a rise. Triglycerides are also affected by in case your diabetes is uncontrolled or in case your thyroid is uncontrolled. But eating habits do matter and you have to decrease those triglycerides. और triglycerides को ना handle करने के लिए बड़ी simple चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को हैंडल करने के लिए. जैसे कि इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ, switch on to having something like cakes and chocolates, dark chocolate, rather than taking Indian sweets. Okay. Secondly, आप सवेरे उठ के if you can take 5-6 tulsi के fresh tulsi leaves, you should eat that. Garlic cloves, they are very good for controlling triglyceride. 5-6 गार्लिक के क्लोव्स आप चबा लीजिए, या मैं तो कहती हूँ अगर चबाने में लोगों को मुश्किल होती है बिकॉज स्मेल आती है एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिटर टेस्ट होता है, तो इनहेल उसे सो नॉट इनहेल निगल लीजिए पानी के साथ. देन मेथरे होते हैं ना, येलो सीड्स, हम सब्जी में स्पेशली साउथ इंडियन में यूज़ होता है. मेथरे एक मुट्ठी भर के लीजिए, ठीक है, उसको भिगो लीजिए, उसका पानी अपनी सब्जियों में चाहे डाल लीजिए, राइट. वो जो आपके बचे हुए हैं उनको अपने सैलड पे, अपनी सब्जी में, वो भी बहुत बिटर होता है आई थिंक. नो, वो पानी में आप सोक कर देंगे ना, निकल जाएगा. Okay. अगर आपको फिर भी वो वैसे नहीं खाए जाते हैं क्योंकि सब्जी में तो डालते ही हैं हम, खाते हैं हम लोग उसको, उसका पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच वो लेके घोल के, कई पेशेंट्स तो मेरे उस तरह से पानी में पीते हैं. सो दीज आर सिंपल थिंग्स विच विल डिक्रीज योर ट्राइग्लिसराइड्स. ये कितना खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए? अगर ट्राइग्लिसराइड किसी की बॉडी में आने लगे, किसी के ब्लड रिपोर्ट्स में आने लगे, तो ये कितना खतरनाक है? सी टाइप 4A हाइपर डिस्लिपिडीमिया होता है, ये डिस्लिपिडीमिया जिसमें सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और LDL फिर भी ठीक होते हैं. ये टिपिकल इंडियन पैटर्न है. When I say Indians have this kind of a pattern, that triglycerides are always on the higher side, probably because of our dietary pattern. So triglycerides are it is important to keep them under control, but sirf triglycerides are not the factor for formation of coronary artery disease या blockages. अकेला नहीं फैक्टर है. इट इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स, यस, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हम कभी भी जब ऑयल परचेस करने जाएं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि ऑयल की जो पीछे लिखा होता है, एक पूरा उसका इंडेक्स होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कितनी है. कुछ ऑयल्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड 0 है इसमें, कुछ कहते हैं कि नहीं इसमें 2%. तो क्या ये डिफरेंशिएट करके देख कर परचेस करना चाहिए? से जो ऑयल है ना, रिफाइंड ऑयल या कोई भी तरह का आपका ऑयल आपके किया हुआ है, एक्चुअली इट इज़ अ मिथ. सो दिस मिथ हैज़ टू बी ब्रोकन. हमारे जो खाना बनाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग खाना बनाते थे, दे यूज टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल, दे यूज टू यूज़ देसी घी, राइट. And I still stand by what I'm saying, that these are 2 good oils that can be used for cooking. सरसों का तेल, देसी घी. Yes, it is the amount of oil which is the biggest culprit. Okay. अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे, देखिए सपोज किसी फैमिली में 6-7 लोगों के लिए खाना बन रहा है, राइट. अगर आप 2 चम्मच तेल में वो खाना बनाएंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? बहुत कम. एग्जैक्टली. अगर आप वही पूरी कटोरी घी का 4 लोगों के लिए बनाया तो हाफ स्पून आया. एग्जैक्टली. सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑयल which should be controlled rather than the type of oil. आप यूज़ करने के लिए अब तो हम लोग यही जनरली बोलते हैं कि आप कोई भी ऑयल यूज़ करो, डिक्रीज द क्वांटिटी. लोग क्या कहते हैं, अगर उनको ये बता दिया जाए ना, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लो या राइस ऑयल यूज़ कर लो या कोई भी आप और तरह का ऑयल जो मार्केट में चल रहा है वो यूज़ कर लो, वो किलो के हिसाब से वही यूज़ करते रहते हैं. मतलब विद इन अ मंथ 5 किलो ऑयल यूज़ हो गया जी. हमने तो वही यूज़ किया था जो आपने बोला. अरे भाई, तुमने क्वांटिटी, मैंने ये थोड़ी बोला था तुम क्वांटिटी इतनी यूज़ कर लो. भाई रोज़ देसी घी के पराठे ही खा रहे हैं, रोज़ ऊपर से मक्खन खा रहे हैं. दिस इज़ नॉट राइट. सो यू हैव टू मीटर द टाइप ऑफ द वे यू आर कुकिंग योर. कहते हैं ऑलिव ऑयल सेफ है, तो क्या उसकी भी क्वांटिटी सोचनी पड़ेगी? बिल्कुल सोचनी पड़ेगी, क्वांटिटी सोचनी पड़ती है. अगर क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं. In fact, it is recommended that every day you change the oil and use mixture of oils
एंड मेक, जैसे एक अगर सब्जी आपने रिफाइंड में बनाई, दूसरी आप सरसों के तेल में बनाई है, अगले दिन आप देसी घी यूज़ करिए ओके, और उस तरह से लेके करिए. ऐसा करना चाहिए, बट बाय? They say some good points are there in all oils. ओके So it gives a balanced diet to your body. ओके, यानी कि आप हर तरीके का ऑयल यूज करिए, ऐसा नहीं है कि Quantity आपको कम करिए. क्वांटिटी कम रखिए, बाकी सारे ऑयल यूज करिए. रिफाइंड को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिफाइंड इज नॉट गुड बहुत फॉर द controversial हार्ट. है. No. Oil is not good for heart. So quantity restrict करिए. आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे कितने कितने सालों तक जीते रहे, एंड दे यूज्ड टू ईट देसी घी लाइक एनीथिंग. एग्जैक्टली, बहुत खाते थे पहले के आवर लोग. ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, दे यूज्ड टू ईट. वो तो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पहले तो हम मतलब रोटी पे भी घी लगाते थे, सब्जी भी घी में बनाते थे और अलग से भी घी ले लेते थे, तब भी उनको कोई डिसीज नहीं होती थी. आज क्यों हो रही है लोगों को? एक्सरसाइज कितना करते थे वो, ओके, राइट? फिजिकल वर्क ज्यादा था. फिजिकल वर्क ज़्यादा था. हम लोग कार में पहुंचते हैं, सीधा मॉल जाते हैं, मॉल से अंदर जाके सामान लेके वापस कार में आके घर आ जाते हैं. कहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? पार्क करो दूर कार को, पार्किंग दूर रखिए, चल के जाइए जहाँ जाना है, राइट? यू हैव टू मेक एक्सरसाइज अ प्रोटोकॉल इन योर लाइफ. एक्सरसाइज का आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देर इज नो शॉर्ट कमिंग टू गेटिंग अ हार्ट डिजीज. एक आम आदमी को कितना चलना चाहिए डेली? 40 minutes, 4 kilometers. 4 किलोमीटर, इतना अगर आप That's कर good रहे हैं for तो आप heart हार्ट health. को बेहतर बना रखे रह Yes. सकते हैं. आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस लीजिए ना, अपने स्टेप्स काउंट करिए, 9 to 10,000 स्टेप्स रोज के लीजिए, वो कवर करिए, जैसे मर्जी करके वो कवर करिए, एंड देन टेक केयर ऑफ इट. अच्छा, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, हार्ट में कोई खराब हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी खराबी आ गई, तो क्या उसको एक डेली रूटीन से आप क्योर कर सकते हैं या आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी? अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी प्रॉब्लम है. सपोज वी टॉक ऑफ कि नॉन क्रिटिकल डिजीज है आपकी, समहाउ वी हैव डायग्नोज दैट यू हैव अ ब्लॉकेज विच इज़ देयर इन द हार्ट, बट इट इज़ नॉन क्रिटिकल. नॉन क्रिटिकल मीन्स 70% से कम है, ठीक है? 40-50% की आपकी ब्लॉकेज एक नाड़ी में है. नाउ हियर इट बिकम्स, 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एक, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस प्लैक में ना फैट कंटेंट है और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है. उसको हम स्टेबलाइज करते हैं बाय गिविंग यू दीज मेडिकेशंस, सो दैट वो प्लैक फ्लैट हो जाए. हो सकता है आज 50% है, उसको अगर हम अच्छी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग ड्रग्स देंगे तो वो कल को 20-30% रह जाएगा, विच इज़ गुड, right? Exactly. And plus you have to use a blood thinner. We have to take an blood thinner so that वहाँ clot formation ना हो. वहाँ से ब्लड क्रॉस कर रहा है और वो वहाँ प्लाक बना हुआ है. अगर वहाँ क्लॉगिंग हो गई ब्लड की, थिक हो गया, उसको थिन करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हार्ट अटैक दे सकता है, इवन ऑन अ नॉन क्रिटिकल प्लाक. So stabilization of that plaque is important, and you should take these 2 medications according to your doctor's prescription and consult. Now suppose you have some disease where you have been treated for coronary artery disease, मतलब आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, आपकी ब्लॉकेज इतनी थी कि आपकी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी हुई है, तब भी ब्लड थिनर्स नीड टू कंटिन्यू. इनफैक्ट तब हम 2 ब्लड थिनर्स देते हैं. वी गिव ड्यूअल एंटीप्लेटलेट्स फॉर सम टाइम, अबाउट अ ईयर और सो. देन वी एनालाइज कि आपका कैसे आगे रह रहा है, टेस्ट कराते हैं, उससे देखते हैं, आगे करते हैं. और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिकेशन तब भी चलेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, योर ब्लड प्रेशर, योर डायबिटीज़ हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल, एंड योर हार्ट फंक्शन हैज़ टू बी गुड. ये सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है? तो ट्रीटमेंट दोनों तरफ से चलता है. अगर नॉन क्रिटिकल डिजीज़ है तब भी, अगर क्रिटिकल डिजीज़ है तब भी. डिफ्रेंसिएशन हो जाती है कि किस मात्रा में और कितनी दवाइयाँ चलेंगी. ओके, वन मोर थिंग, जैसे अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारी तरह की मेडिकेशंस हैं. कुछ मेडिकेशंस के बारे में कहा जाता है कि हर किसी के पास घर में होनी चाहिए. कभी भी हार्ट अटैक हो तो आप टंग के नीचे रख दीजिए, उससे आपका हार्ट अटैक रुक जाता है. मैं दवाई का नाम नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा व्यूअर्स नहीं तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं. सही बात है. ये होना चाहिए क्या? या देर आर 2-3 मेडिकेशंस, वो हमारे पास होनी चाहिए. एक पानी में घोल के हम पी सकते हैं, ताकि वो अगर क्लॉट बन रहा है तो वो डिज़ोल्व हो जाए, जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा बेटर फील करने लग जाए. और दूसरा जो आपने कहा कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली है, वो हमारी आर्टरीज़ को डायलेट कर देती है, ताकि वो जो जहाँ ब्लड फ्लो कम हो रहा है वहाँ डायलेटेशन हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो हार्ट अटैक
छोटा होगा, बच सकता है, ये हो सकता तो है। ये आप बता सकते हैं कि हर किसी के पास कौन सी वो मेडिकेशंस होनी चाहिए हमेशा जो वो अपने पास रखें, और एक प्राइमरी तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर वो उन मेडिकेशंस को लेकर डॉक्टर के पास जाएं, किसी को अगर ऐसा सिस्टम बन रही मैं सिचुएशन? दवाइयों का नाम बता देती हूँ, लेकिन आई स्टिल फील लोग ये ना हो मिसयूज करें। एग्जैक्टली वो ऐसी सिचुएशन में लिया जाए। जी, आप वो सिम्टम के साथ बता सकते हैं कि भाई ऐसे सिम्टम आए तब ही ये इस चीज को फॉलो किया जाए। या चेस्ट पेन अगर आती है आपको, छाती में बहुत तेज दर्द होता है। एक चीज और, चेस्ट पेन होना, मैंने जितना सुना कि मसल पेन भी हो सकता है, गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, और हार्ट पेन भी सेम जगह पर हो सकता है। बिल्कुल। हम कैसे पता करें कि हार्ट अटैक का जो पेन हो रहा है वो किस तरीके का होगा? एक्चुअली यही तो कला है जो डॉक्टर्स करते हैं, बट डायग्नोस। कैसी फॉर पता अ लगा ले सकता है मैन इंसान? इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस Okay. बिकॉज दे आर नॉट डॉक्टर्स। सो ओवरलैप होता है सिम्टम्स, कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वी नीड मोर टेस्ट टू कंफर्म। बट बाय एंड लार्ज स्पीकिंग, अगर एसिडिटी की होती है तो बेल्चिंग वगैरह बहुत होती है। ओके। ठीक है। एंड द पेन इज नॉट एंटायरली इन द चेस्ट, इट इज लोअर डाउन। Okay. थोड़ा स्टमक जहाँ एरिया हम मान के चलते हैं ना, वहाँ पे होता है। और बहुत डकार आ रहे होते हैं तो वो एसिडिटी होती है, राइट। खाना खाने के बाद होगी या वो होगी, भारी खाना खाने के बाद होगी या तेल वाला खाना खाने के बाद होगी। जो मसल पेन होती है वो जनरली एक्सरसाइज पे रिलीव होती है, या आप चले फिरें तो वो इंक्रीज नहीं होती। जो एंजाइना होता है या हार्ट की पेन होती है वो चलने फिरने से बढ़ती है। ओके। ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे वजन रखा हुआ है, एक बहुत भारी पत्थर आपके छाती के ऊपर रख दिया है, विच इज़ मेकिंग यू डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। और इतना वेट है हार्ट छाती के ऊपर कि वो आपको बिल्कुल भी, इट्स अ वेरी डिस्ट्रेसिंग फीलिंग। एंड इस तरह से यू हैव सीन पेशेंट्स कमिंग लाइक दिस कि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और साथ में स्वेटिंग होती है एंड बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता। इस तरह की अगर पेन, शूटिंग पेन एंड वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रही है, विच इज़ लाइक लॉट ऑफ लोड ऑन योर हार्ट, रखा छाती के ऊपर रखा हुआ है, दैट जनरली कम्स फ्रॉम अ हार्ट अटैक। ओके। एंड अगर ऐसी पेन हो रही है एंड आपको डिफ्रेंशिएशन हो पा रहा है, तो आपको सबलिंगुअल सॉबिट्रेट होनी चाहिए। आपके पास टैबलेट्स होती हैं जो आप जीभ के नीचे रख सकते हैं। नाउ वो जो टैबलेट होती है, आधी टैबलेट रखनी होती है जीभ के नीचे। ठीक है। उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हेडेक शुरू हो जाए तो उसने काम कर दिया, बाकी की टैबलेट फेंक दीजिए। ओके। ठीक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू एक्चुअली लुक फॉर हेल्प, कि आपको किसी ना, कि यहाँ फ़ोन मिलाइए, स्मार्टफोन सबके पास है, लैंडलाइन से फ़ोन करिए, एम्बुलेंस बुलाइए या हेल्प को बुलाइए, ताकि आपको हॉस्पिटल ले जा सके। दूसरा, डिस्प्रिन की गोलियाँ हमारे पास होती हैं। 2 गोलियाँ डिस्प्रिन की पानी में घोल के आप वो पी लीजिए, दैट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। ओके। ठीक है। सो ये अगर आप ले सकते हैं घर में, ये हमेशा रखिए। अगर आपको इस तरह से पेन सिम्टम्स होते हैं तो यू कैन टेक दोस। और ऐसा करने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ तब है अगर डिले हो रहा है चीज़ों में आपके घर में। कई बार ये अनफॉर्चुनेटली होता है कि घर में कोई भी नहीं होता, आपको ये प्रॉब्लम आई है, तो आप ये करिए। लेकिन ये चीज़ों को ढूंढने की जगह आप ये ढूंढिए, फ़ोन करिए, एक इमरजेंसी का नंबर, हॉस्पिटल जो आपके घर के आसपास है उसका हमेशा आपके स्पीड डायल पे होना चाहिए। एक एम्बुलेंस का नंबर आपके स्पीड डायल पे होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद द हेल्प as soon as possible. सो इन दी एंड मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा एज अ हार्ट डॉक्टर, आपके कुछ चीज़ें होती है ना जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, एक्सपीरियंस पे काउंट होती हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस से आप सीख जाते हैं, तो वो कौन सा टिप है जो आप एक्सपीरियंस से देना चाहते हैं, जो आपको किसी को गूगल पर नहीं मिलेगा, बट आपके एक्सपीरियंस पर, कि हार्ट बेहतर रखने के लिए आप ये करिए या आपको ये करके रखना चाहिए? यहाँ ना 2 टिप्स हैं। ओके। एक टिप तो ये है कि अगर आपको अपना हार्ट बेहतर रखना है, फॉलो द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को चैलेंज फील होता है, वेन एवर अ पेशेंट स्टार्ट्स टू बिकम देयर ओन डॉक्टर, इट नेवर हेल्प्स देम, नेवर हेल्प्स देम। वो वापस आते हैं डॉक्टर, और आके ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर को कि मैंने तो सब कुछ किया। एंड व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग देम, अच्छा आपने ये लिया, अच्छा आपने ये लिया, नहीं ये तो हमने छोड़ दिया था, नहीं ये तो हम 2 की जगह 1 बार ही ले रहे थे दवाई, नहीं ये तो उसने बोला था कि ज़रूरत नहीं है अभी हमारे को।
भाई आपने मेरी कोई भी एडवाइस फॉलो नहीं की, आप मेरे पास आके फिर ब्लेम कर रहे हो कि हम ठीक नहीं हुए। कैसे ठीक होंगे? कोई जादू मंत्र थोड़ी है मेरे पास। Exactly. You know, it's a logical situation, and I have talked to so many colleagues of mine. All of them face this problem. So please don't become your own doctor. जिस डॉक्टर के पास जाएं, ट्रस्ट के साथ जाएं. If you don't trust the doctor, don't go. But if you trust the doctor, then follow the advice. I am telling you, कोई भी डॉक्टर आपको गलत एडवाइस देने के लिए ना वो नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, right? Exactly. Everybody is trying to treat you better. With their best form of skills and their best knowledge possible, right? अब ये क्या होता है कि इस तरह से पेशेंट्स जब आते हैं ना तो वो कुछ कुछ बोल के जाते हैं तो डिसुएड हो जाते हैं. मैं कई बार डिसुएड हो जाती हूँ बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम asking patients their problems and trying to analyze their history. History taking is very important in our profession. कि सुनना, you know, Exactly. you have to have a listening ear, you have to understand the other person's symptoms and then do the analysis. वो सेल्फ एनालिसिस बना होता है, आधा गूगल सर्च से बना होता है, विच इज़ लाइक यू नो इट इज़ रियली, मैं तो पुट ऑफ हो जाती हूँ उन चीज़ों से कि ये क्या कर रहे हैं. एंड देर आर पेशेंट्स गेट अनहैप्पी, वाई आर यू डॉक्टर साहब आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. अरे भाई आपकी भलाई के लिए तो पूछ रही हूँ ताकि आपका एनालिसिस मैं सही कर सकूं. बट यू हैव टू गाइड मी. आप मेरे सामने आके बैठ गए इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे भगवान ने वो एकदम से भविष्यवाणी कर दी है कि इसको ये प्रॉब्लम है करना है. सो इफ आई एम टेकिंग टाइम टू एनालाइज यू एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू ये करना है, प्लीज फॉलो द डॉक्टर. एंड अगर दवाइयाँ आपको दी गई हैं तो उसको फॉलो करिए. अपनी आई ऑलवेज से अपनी डॉक्टर ही बीच में मत लगाइए या गूगल बाबा को बीच में मत लाइए. So this is my first tip. Please trust that. Second tip is, which we already have discussed, you know, which you are also going to, I'm sure, inculcate in your dinacharya, is your me time. Exactly. Please use your me time very, very nicely and very judiciously. 40 minutes every day. Take out that time for yourself and learn to relax. It is very important. In this stressful world, सारी दुनिया ने तो आपके ऊपर स्ट्रेस दे रखा है, आप अपने ऊपर क्यों देते हो? आप रिलैक्स करना सीखो ना, थोड़ा अपने साथ जीना सीखो एंड मस्ती मारो. हम लोग दिल की बातें बहुत करते हैं और दिल पर सबसे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं. हम कहते हैं ये दिल से मेरी बात आ रही है या मेरी दिल की बात बहुत करते हैं अक्सर. तो हमें दिल का ख्याल रखना चाहिए. दिल की सेहत बनी रहेगी तो हम भी बने रहेंगे. Absolutely. सो थैंक यू, आप आए डॉक्टर विनीता और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की. मुझे लगता है दिल को जितना समझना चाहिए एक लेमैन को उतना हमने समझ लिया है. बाकी इससे ज़्यादा समझने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, वरना हम भी डॉक्टर्स हो जाएंगे. और फिर सो थैंक यू, आप आए. Pleasure, Tushar. It was pleasure interacting with you. थैंक यू. Thank you.